तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, नरेशन। नरेशन, इसे हम स्पीच भी कहते हैं। इसको आप नरेशन भी कह सकते हैं और स्पीच भी कह सकते हैं। किसी किसी बुक में स्पीच मिलेगा, किसी किसी बुक में नरेशन मिलेगा। यदि इसके लिए हम समान शब्द का प्रयोग करें तो इसे हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एसर्शन बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। सब एक चीज़ है, लेकिन प्रचलित है हमारे लिए नरेशन या स्पीच। यदि इसका लिटरल हिंदी मीनिंग लेंगे तो हो जाएगा कथन या वक्तव्य। कथन बोलिए या वक्तव्य बोलिए। अब इस नरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि राम said Mohan wants to play cricket. राम said मोहन wants to play cricket। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब देखिए कि मोहन वांट्स टू प्ले क्रिकेट, इसको किसने कहा? तो इसको राम ने कहा। तो जब स्पीकर कोई भी चीज़ बोलता है और जो रिपोर्टर होता है उसके हूबहू प्रत्येक शब्द का यूज कर देता है। जब स्पीकर किसी बात को बोलता है, उस बात को, उसके स्टेटमेंट को रिपोर्टर जो रिपोर्ट करने वाला है वो हूबहू इसका प्रयोग कर देता है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जब रिपोर्टर राम सेड, स्पीकर है राम, मोहन वांट्स टू प्ले कहने वाला राम है, इसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो रिपोर्टर होगा तो मोहन वांट्स टू प्ले क्रिकेट ही कहा था राम, और इसके प्रत्येक शब्द को मैंने हूबहू एक्चुअल वर्ड को मैंने रिपोर्ट कर दिया, कह दिया। तो इसलिए ऐसे कथन को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ये हमारा क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब यदि हम इसी को लिख दें कि राम said that मोहन wanted to play क्रिकेट। अब देखिए कि इसके एक्चुअल वर्ड का प्रयोग मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि यहाँ पर कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर मैंने दैट लिखा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगा हुआ है, वांट्स लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने V2 कर दिया, वांटेड कर दिया। तो जब स्पीकर जो भी कहता है उसका हम केवल भाव दे देते हैं, उसे एक्चुअल वर्ड का प्रयोग हम नहीं करके उसका कहने का क्या अर्थ है, क्या भाव है, इसको यदि हम व्यक्त कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कि रिपोर्ट करने के दो ढंग हैं। या तो डायरेक्ट में रिपोर्ट करेगा जब स्पीकर के प्रत्येक शब्द का हूबहू प्रयोग कर देगा, और नहीं तो स्पीकर क्या कहना चाहता है उसका वो भाव देगा, उसका वो मीनिंग केवल स्पष्ट कर देगा, तो उसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट स्पीच कहिए, डायरेक्ट नरेशन कहिए, इनडायरेक्ट स्पीच कहिए या इनडायरेक्ट नरेशन कहिए। अब इसको थोड़ा सा हम और समझेंगे।
ये थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसी सेंटेंस को फिर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम लिखते हैं राम सेड मोहन wants to play क्रिकेट। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। अब देखिए, इसको में यहाँ कॉमा है और यहाँ कॉमा है, तो इसको हम कहते हैं, ये जो ये कॉमा है, इस कॉमा का नाम है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा, इसको कभी कॉमा नहीं पढ़ते हैं, ये भी हमेशा याद रखना है। यदि इसको हम कॉमा लिख देंगे तो गलत लिख देंगे, इसलिए कि दो कॉमा है यहाँ, तो वो तो प्लुरल हो गया, इसलिए जब लिखाता है तो इन्वर्टेड कॉमाज होता है। और जो यहाँ दो दो पड़ा हुआ है, तो मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ इस ढंग से भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये और ये, कहीं से कोई गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग इसी को लेके चल रहे हैं, तो इसका नाम है इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखिए, इसको हम क्या कहेंगे। अब बहुत से लोग इसको बता देते हैं कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो वर्ब तो एक शब्द होगा, और इसको में तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, तब तो ये क्लाउज बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे इसको, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कहेंगे। और जो सब्जेक्ट के बाद यहाँ जो ये वर्ब का प्रयोग होता है, जो वर्ब यहाँ पर मेरा है, इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो स्टेटमेंट हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब यदि प्रश्न उठ जाता है कि मोहन वांट्स, मोहन तो सब्जेक्ट है, तो ये वांट क्या है। तो यदि हम वांट को लिख दें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब होगा। ऐसा हम कह दें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी हम रिपोर्टेड वर्ब कह सकते हैं। तो ये भी हम गलत बोलेंगे, कभी भी रिपोर्टेड वर्ब नहीं होता है। इसको कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ये कहेंगे इसको। ऐसा नहीं कह देंगे कि वह है रिपोर्टेड वर्ब। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। ए जो है कॉमा, इसका हमने नाम क्या रखा था, इन्वर्टेड कॉमाज। इन्वर्टेड कॉमाज। यहाँ से यहाँ तक जो मेरा स्टेटमेंट है, इसका क्या नाम है, तो रिपोर्टेड स्पीच है। यह जो वर्ब है क्या है, तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का ही वर्ब है। यहाँ से यहाँ तक जो मेरा स्टेटमेंट है, यह क्या है, तो रिपोर्टिंग स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हो गया।
अब जैसा कि हम लोग पहले सीखे कि हम रिपोर्ट दो ढंग से करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में, और इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो जो हमारा रूल्स है, रूल्स, इसे हम मुख्य रूप से दो भाग में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल रूल। जनरल रूल्स में एक को रखते हैं और दूसरा को हम रखते हैं स्पेशल रूल्स में। जनरल रूल कहने का मतलब है कि सभी जगह यह अप्लाई होगा। जहाँ भी हम नरेशन बनाएंगे वहाँ पर जनरल रूल अवश्य अप्लाई होगा। तो जनरल रूल में हमारा क्या आ गया? चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। दूसरा क्या आ गया? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। तीसरा आ गया चेंज ऑफ टेंसेस। और चौथा आ गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब हमारे कहाँ आते हैं? ये सब हमारे जनरल रूल के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब कहाँ आते हैं? तो जनरल रूल के अंतर्गत आते हैं। ये सब हैं जनरल रूल के अंतर्गत। अब यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो दूसरा में हम लाए हैं स्पेशल रूल। स्पेशल कहने का मतलब कि ये खास खास सेंटेंस के लिए लगता है। जैसे मीनिंग के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो पांचों सेंटेंस के लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। इसलिए उस सेंटेंस के रूल को हम कहते हैं स्पेशल रूल। अब इसको में जैसे पहले क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इस सब सेंटेंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और यहाँ हम सबसे पहले लेके चलेंगे जनरल रूल को। हम पहले बता दिए कि नरेशन का रूल्स जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जनरल रूल जो है वो हर एक जगह अप्लाई होगा, लेकिन जो स्पेशल रूल है तो असर्टिव सेंटेंस का खास नियम, इंट्रोगेटिव का अलग खास नियम है, इम्परेटिव का अलग स्पेशल रूल्स है, ऑप्टेटिव के लिए अलग स्पेशल रूल्स है, और एक्सक्लामेटरी का अलग से स्पेशल रूल्स है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर यहाँ पर अप्लाई होगा, इसको हम हटा नहीं सकते हैं, जनरल रूल को हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं जनरल रूल। तो जनरल रूल में हमारा पहला है चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज।
चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। अब देखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हम जनरली दैट से हटा देते हैं। इसको हम जनरली हमेशा नहीं, जनरली दैट से हटा देते हैं। अब हमको देखना है कि आखिर रिपोर्टिंग वर्ब, इससे पहले बताए कि एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो उसी एग्जाम्पल को हम फिर लेके आ रहे हैं। हमने लिखा कि राम सेड मोहन wants to play क्रिकेट। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या नाम लिखा था? रिपोर्टिंग स्पीच, और ये पार्ट हमारा था रिपोर्टेड स्पीच। अब चूंकि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना होता है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना होता है, तो हमको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ कहाँ हो सकता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये तो हमारा डायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच कहिए या डायरेक्ट नरेशन कहिए में है। लेकिन डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच को हम बाद में भी लिख सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा तो आएगा ही, मोहन wants to play क्रिकेट, राम सेड। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। अब ये पार्ट हमारा क्या हो गया? तो ये पार्ट हमारा फिर हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और ये पार्ट हमारा फिर हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अब फिर इसी में देखिए कि यहाँ राम सेड है। यदि इसका सब्जेक्ट नाउन है, यदि इसका सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, यदि इसका सब्जेक्ट नाउन है तो आप राम सेड भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप सेड राम भी लिख सकते हैं। दोनों आपका सही है, दोनों आपका सही है। लेकिन यहाँ पर ही सेड तो हम लिख सकते हैं, लेकिन सेड ही कभी भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? कि ही हमारा प्रोनाउन है। यदि नाउन है तो आप सब नाउन को सेड के पहले भी लिख सकते हैं, सेड के बाद भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमेशा सेड के पहले लिखाएगा। क्लियर है? अब इसी को हम देखेंगे कि ये तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो रहा है। हम इसी को लिखें कि मोहन राम सेड wants to play क्रिकेट। अब देखिए क्या हो गया, ये बीच में आपका यहाँ पर आ गया रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो पार्ट यहाँ से बना ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो हम देख रहे हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन में हमारा है, यदि रिपोर्ट करने वाला डायरेक्ट स्पीच को यूज किया है, तो हम
रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग स्पीच को वाक्य में के शुरू में लिख सकते हैं, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के पहले लिख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के बाद में लिख सकते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के बीच भी लिख सकते हैं। ये 3 जगह में कहीं भी ये आ सकता है। लेकिन यदि इसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हर हालत में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के पहले आएगा। यदि इसी को हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के पहले आएगा। मतलब इसी को यदि हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच हर हाल में पहले आएगा और तब आएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब फिर उसी को हम लाते हैं। यदि लिखा हुआ है राम सेड आई मोहन, उसी सेंटेंस को लेके चल रहे हैं। मोहन वांट्स टू प्ले क्रिकेट। या इसी को हम लिख सकते हैं मोहन वांट्स टू प्ले क्रिकेट राम सेठ। या यही लिखा हुआ रहे मोहन वांट्स टू प्ले क्रिकेट सेड राम। या यही लिखा हुआ रहता मोहन राम सेड wants to play क्रिकेट। इस ढंग से लिखा हुआ रहता, इसमें से कोई लिखा हुआ रहता तो हर, ये तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में ही हमारा पूरा वाक्य है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यदि हम इसको इनडायरेक्ट में लिखते तो हर हालत में हमको लिखना पड़ेगा राम सेड, इसलिए कि रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच, पहले हमको रिपोर्टिंग स्पीच को ही लिखना है। तो राम सेड दैट मोहन वांटेड टू प्ले क्रिकेट। क्लियर है? मेरे समझ से अब इसको में समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा कौन है? रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई शब्द केस ऑफ एड्रेस में हो, संबोधन कारक में हो, संबोधन कारक में यदि वो है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आ जाता है। दूसरा चीज़ कि जैसे आप लिखते हैं राम सेड मोहन इज ऑनेस्ट, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपोजिशन वाले पर आएंगे। तो हमने क्या बताया कि जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको हम हटा देते हैं दैट से। तो हमने लिख दिया कि राम सेड दैट
मोहन इज ऑनेस्ट। इसलिए कि इन्वर्टेड कॉमा हट गया और यहाँ पर मैंने दैट का प्रयोग कर दिया। लेकिन जो ये दैट हमारा है ये ऑप्शनल भी है, ऑप्शनल है। हम यहाँ दैट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हम इसी को लिख सकते हैं राम सेड मोहन इज ऑनेस्ट। दोनों सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन हाँ, कभी भी हम नहीं लिख सकते हैं राम टोल्ड दैट मोहन इज ऑनेस्ट। ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि टोल्ड के तुरंत बाद दैट का प्रयोग नहीं होता है। यदि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट रहता, मी रहता, यू रहता, राम रहता, कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता तो हम दैट लिख सकते थे। लेकिन तुरंत टेल के बगल में हम दैट का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ? इसलिए अकेले यदि सेड लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है तो उसको वही छोड़ दीजिए। लेकिन यदि से टू लिखा हुआ है तो इसके जगह पर आप टेल का प्रयोग करें। इसलिए कि से टू मी होगा तो टेल मी हो जाएगा, से टू राम होगा तो टेल राम हो जाएगा, से टू यू होगा तो टेल यू हो जाएगा। तो से टू को हम टेल में चेंज कर देते हैं, लेकिन टेल के तुरंत बाद हम कभी भी दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं इसके पहले जो थोड़ा सा हम आपको बताए थे कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई शब्द संबोधन कारक में है, केस ऑफ एड्रेस में है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, इसी के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ हम लिख दें, कोई ऐसा शब्द लिख दें सीता, सीता। इसको हम केस ऑफ एड्रेस में डाल दें, संबोधन कारक में डाल दें। तो इसको यहाँ से खींचकर यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद लिखते हैं, इसलिए कि उसका यह ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि हम लिखेंगे कि राम सेड सीता इज गोइंग होम मोहन सॉरी मोहन इज गोइंग होम सीता। इसलिए कि सीता को मैंने पोजीशन में रखा था। राम सेड मोहन इज गोइंग होम सीता, या इसी को हम लिखते कि राम सेड सीता मोहन इज गोइंग होम। तो यहाँ दोनों जगह पर आप देखिए कि यहाँ सीता और यहाँ सीता एक एक कॉमा से अलग है। इसका मतलब है कि ये पोजीशन में है, तो इसको आप यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि हम इसको से टू को टेल में बदल देते हैं। तो इसको यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और यहाँ पर कर दिए टोल्ड, और सीता को ठीक इसके बगल में ऑब्जेक्ट बना दिए सीता, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हो गया दैट, और यहाँ हो गया मोहन, इज हो गया वाज गोइंग होम। इज वाज क्यों हो रहा है, इस सब को हम
आगे क्रमशः पढ़ते जाएंगे। वो चेंज ऑफ टेंस के चलते हो गया, इसलिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में बदल गया। अब हम बढ़ेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। दूसरा रूल लेके चल रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस बदलता है। अब इसके लिए याद रखना है SON 1 2 एंड 3। अब इसके लिए फर्स्ट रूल हम लेते हैं कि यदि प्रोनाउन केवल रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलता है, हमेशा रखिएगा, हमेशा याद रखिए कि प्रोनाउन केवल रिपोर्टेड स्पीच का ही बदलता है। यदि इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन कौन हो सकता है? या तो आई हो सकता है और नहीं तो बी हो सकता है। तो आई को लेके चलेंगे तो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, इतना आ सकता है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, उससे तो ज़्यादा आ नहीं सकता है। अब यदि इसी ढंग से वी को लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि वी, अस, आर, आर्स, आर सेल्व्स, ये सब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो यदि इतना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है। हमेशा याद रखना है कि प्रोनाउन का केवल पर्सन बदलता है, न तो उसका केस बदलता है और न ही उसका नंबर बदलता है, केवल और केवल पर्सन बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है। अब यदि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो लिखेंगे कि राम सेज I am doing my work। ये तो डायरेक्ट है। यदि इसको हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा राम सेज दैट। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलने के लिए ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट है राम, राम हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए हो गया ही इज डूइंग। अब माई फिर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलने के लिए फिर राम के पास आएंगे, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन पोसेसिव केस में है, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज वर्क। क्लियर हो गया? दूसरा देखिए, दे से वी आर इनोसेंट। अब सीधे इसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दे से इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट से ये फर्स्ट पर्सन आपका है, फर्स्ट पर्सन हटेगा सब्जेक्ट से, क्या हो गया? दे आर इनोसेंट। अब तीसरा हम इसी का एग्जाम्पल दे दें। तीसरा हमारा एग्जाम्पल आ जाए कि ही सेज वी आर नॉट गिल्टी। अब यहाँ से हम चलें कि ही सेज दैट
ही इज नॉट गिल्टी। तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन बदलते हैं कहाँ से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन से। तो ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो आपने थर्ड पर्सन में इसको बदल दिया, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल में बदलेगा। ही यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर दे का प्रयोग होगा। कभी भी हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं तो हम उसके नंबर और उसके केस का में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। थोड़ा सा और हम इसको लेके चलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है और वह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन वह यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसके अंदर हमारा वी लिखा गया है, वी लिखा गया है। यदि वी का प्रयोग, फर्स्ट पर्सन वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, तो ई वी को हम चेंज नहीं करते हैं, ई वी को वी ही लिख देते हैं, इसलिए कि इसको में स्पीकर भी शामिल होता है। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि दी टीचर सेज वी आर मोर्टल। शिक्षक ने कहा, शिक्षक कहते हैं कि हम लोग मरणशील हैं। तो हम लोग मरणशील हैं तो ये टीचर भी मरणशील हैं, तो ये तो बिल्कुल सत्य है घटना। तो सीधे हो जाएगा दी टीचर सेज दैट, अभी वी का वी उतारेंगे, वी आर मोर्टल। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको में फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, मतलब बी हो सकता है, अस हो सकता है, आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्स हो सकता है। और इनका प्रयोग यदि कोई न्यूज़ पेपर करता है, न्यूज़ पेपर, या ऑर्गेनाइजेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, या इंस्टीट्यूट करता है, या मैगजीन करता है, ई अपने लिए यदि प्रयोग करता है वी, अस या आर का, तो ये जितना भी वी है ये सब बदल जाएगा इट में। ये बदल जाएगा इट, ये बदल जाएगा इट, और ये हो जाएगा इट्स। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि दी हिंदुस्तान टाइम्स सेज वी ऑलवेज try to give you latest news। तो यहाँ वी का प्रयोग कौन किया है? वी कौन है? हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स तो एक न्यूज़ पेपर है, और न्यूज़ पेपर अपने लिए प्रयोग किया है वी का। तो यहाँ पर वी है, इट में चेंज कर जाएगा। दी हिंदुस्तान
times, sorry, says that it always tries to give us, या यू अभी नहीं बता रहे हैं, यू को अभी हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज कर जाइए। ट्राई टू गिव लेटेस्ट न्यूज़, तो ट्राई टू गिव लेटेस्ट न्यूज़, इसलिए कि हम अभी आपको फर्स्ट पर्सन बता रहे हैं, सेकंड पर्सन बता नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ से मैंने यू को हटा दिया है, और कोई कारण नहीं है। तो वी का प्रयोग यदि कोई मैगजीन करता है, न्यूज़पेपर करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है या इंस्टीट्यूट करता है, तो हम उस वी को इट में बदल देते हैं, इट से उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के संबंध में अब आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। मेन है प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड पर्सन में, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन हमने क्या बनाया था, SON, यही हमारा था 1, 2 एंड 3। तो यदि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच यहाँ है, इसको में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू है, यू है, योर है, योर्स है, योरसेल्फ है, कुछ भी है, तो इसको बदलने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन में बदल जाता है, और वही चीज़ को फिर यहाँ रखना है कि जब प्रोनाउन चेंज करेंगे तो फिर उसका नंबर और केस चेंज नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि ही सेज टू मी यू आर ऑनेस्ट, ही सेज टू मी यू आर ऑनेस्ट। तो पहले हम इसको लेके चलेंगे कि ही टेल्स मी दैट। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन है, इसको हम यहाँ से बदलेंगे, इसलिए कि ये हमारा सब वर्ब है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसका यही ऑब्जेक्ट है मी। तो यू को हम चेंज कर देंगे, मी क्या चीज़ है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यू भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बदल जाएगा। तो क्या यहाँ हम मी लिखें, तो नहीं, इसलिए कि मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है और यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए ई भी नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। दूसरा लेके चलिए, राम सेज टू मोहन सीता लव्स यू। अब यहाँ से भी बढ़िए कि राम टेल्स मोहन दैट, सीता तो नाउन है, सीता का सीता रहेगा, लव्स अब है यू, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन बदलने के लिए ये ऑब्जेक्ट के पास आएंगे। मोहन क्या चीज़ है, ये तो हमारा थर्ड पर्सन है, तो यू भी हमारा थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। तो थर्ड पर्सन में ये देखिए क्या है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ भी थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा, इसलिए ये हो जाएगा हिम। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड पर्सन में अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड पर्सन में परेशानी कहाँ पर होती है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है,
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है। तो जनरली आप पढ़िएगा कि कुछ किताब में लिखा हुआ रहता है कि उसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं, कुछ में लिखल रहेगा कि थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। कुछ बुक में मिलेगा कि थर्ड पर्सन में बदल देते हैं, कुछ बुक में मिलेगा कि फर्स्ट पर्सन में बदल देते हैं। लेकिन प्रश्न आ गया कि क्या दोनों में बदल देना सही है? तो गलत है। हम यहाँ पर मीनिंग को देखते हैं कि कौन सा मीनिंग उसको में छिपा हुआ है। ये बदलाएगा अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार इसको हम या तो फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे और नहीं तो थर्ड पर्सन में बदलेंगे। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझिए कि राम सेज यू आर गिल्टी। राम सेज यू आर गिल्टी, और नहीं तो राम सेज यू आर गिल्टी। चलिए ठीक है। अब यहाँ से बढ़िए कि राम सेज दैट। अब बोलिए कि राम सेज दैट के बाद यहाँ पर आपका आ गया यू। तो यदि यू यहाँ पर आ गया तो इसको तो बदलने के लिए यहाँ हमको ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यदि हम इसको बदल दें थर्ड पर्सन सिंगुलर में, कह दें ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी। अब इसको यदि हम मान लें राम को ए, तो यू हमारा बी होगा। तो गिल्टी तो राम है नहीं, और यदि यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? राम सेज दैट ही इज गिल्टी। राम ही गिल्टी है, कि राम कहता है कि वह गिल्टी है, तो गिल्टी कौन हो गया? राम हो गया। इसलिए यहाँ कभी भी ही में नहीं बदलेगा। हाँ, यदि आप इसको सी में बदल दीजिएगा तब भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कि हमने मान लिया कि यू जो है वो कोई लड़की है, तो लड़की है तो ठीक है कि वह गिल्टी है जो कि लड़की है, और नहीं तो इसको कीजिए आई एम गिल्टी, आई एम गिल्टी। राम सेज दैट आई एम गिल्टी। राम ने कहा कि मैं गिल्टी हूँ, मतलब ये सपोज कर रहा है कि राम सेज टू मी यू आर गिल्टी। ए मीनिंग ये निकाल रहा है। दूसरा आप लेके चलिए कि ही आई से यू आर राइट। तो यहाँ हमने देखिए बदल दिया है आई में, तो यहाँ सी भी ठीक हो रहा है और आई भी ठीक हो रहा है। तो यहाँ हम लेके चलें कि आई से दैट आई एम राइट, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आई तो कहने वाला है, स्पीकर है, तो ये ए है तो ये राइट तो बी है। यहाँ तो ए ही राइट हो जा रहा है कि मैं कहता हूँ कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ। इसलिए यहाँ आई में चेंज कभी भी नहीं करेगा। हाँ, सी में आई फिर हो जाएगा सी इज राइट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। या इसको कर दें ही इज राइट, ही इज राइट, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सी इज राइट या ही इज राइट। तीसरा हम यदि लेके चलें कि हम लिख दें रानी
सेज, यू आर लाफिंग। अब इसको कर दें कि रानी सेज दैट शी इज लाफिंग। तो ये फिर गलत हो जाएगा, इसलिए कि हंसने का काम रानी नहीं कर रही है, हंसने का काम तो यूँ कर रहा था। तो या तो हो जाएगा ही इज लाफिंग, और नहीं तो हो जाएगा आई एम लाफिंग। आई एम लाफिंग, फिर यहाँ सी का प्रयोग नहीं होगा। हर जगह हमको मीनिंग को देखना होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर। अब हम चलेंगे थर्ड रूल की ओर कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है तो वह नहीं बदलता है। थर्ड नो चेंज। फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकंड ऑब्जेक्ट में, थर्ड नो चेंज। मतलब फर्स्ट क्या चीज़, सब्जेक्ट के पर्सन में, सेकंड ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज। वो बदलेगा ही नहीं, जो लिखा हुआ रहेगा उसी को हम लिख देंगे। जैसे ही लिखा हुआ है ही सेज दे वेयर एब्सेंट, तो ही सेज दैट। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। तो दे का दे रह गया, वेयर एब्सेंट। तो अब हम समझते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में आप लोगों को कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए घर पर, प्रोनाउन चेंज करने का कोशिश कीजिए। अवर में है चेंज ऑफ टेंसेस, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।